Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. साउथ अफ्रीका में कोरोना संक्रमण का नया वेरिएंट पाया गया। वैज्ञानिकों ने बताया कि उन्होंने मल्टीपल म्यूटेशन क्षमता वाले एक नए कोविड वेरिएंट का पता लगाया। इस वेरिएंट का पता दक्षिण अफ्रीका में संक्रमण की संख्या में वृद्धि के बाद लगा। इस वेरिएंट में बहुत ज्यादा म्यूटेशन होता है। साउथ अफ्रीका में मिले नए वेरिएंट ने तमाम देशों की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में इंग्लैंड और इजराइल ने साउथ अफ्रीका की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका को अपनी ट्रैवल रेड लिस्ट में डाल दिया है। इसके साथ ही साउथ अफ्रीका की सभी उड़ानों को रोक दिया गया है। वहीं इजराइल ने भी यात्रा पर रोक लगा दी है। साउथ अफ्रीका से हांगकांग पहुंचे लोगों में भी इस वेरिएंट का संक्रमण पाया गया है। नया वेरिएंट सबसे पहले रीगल एयरपोर्ट होटल में ठहरे 2 लोगों में पाया गया। हांगकांग के सेंटर फॉर हेल्थ प्रोटेक्शन के मुताबिक जांच में पता चला है कि दोनों मामले नए वेरिएंट के हैं। यूरोपीय संघ ने औषधि नियामक में 5 से 11 साल के बच्चों के लिए फाइजर कंपनी की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही यूरोप में कोरोना के नए मामलों में वृद्धि के बीच लाखों स्कूली बच्चों के टीकाकरण का रास्ता साफ हो गया है। 27 देशों से मिलकर बने इस यूरोपीय संघ में 12 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए वैक्सीन की मंजूरी दी गई है। सऊदी अरब में 1 दिसंबर से भारत समेत 6 देशों के यात्रियों को देश में सीधे प्रवेश करने की इजाजत दी गई है। सऊदी अरब के आधिकारिक बयान के मुताबिक भारत समेत 6 देशों को 15 दिन थर्ड कंट्री में क्वारंटाइन किए जाने बिना देश में प्रवेश करने की इजाजत दी गई है। रूस ने गुरुवार को सफलतापूर्वक एक क्वालिफाइड सैन्य सैटेलाइट को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया। इस सैटेलाइट को क्रेमलिन के प्रारंभिक चेतावनी मिसाइल रोधी प्रणाली का हिस्सा माना जाता है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उत्तरी रूस के उपग्रह लॉन्चिंग पोर्ट और प्लेटिट्स कॉस्मोड्रोम पर युगियोम नाम का रॉकेट अंतरिक्ष के लिए ऑफ हुआ। पेगासस जासूसी कांड के खुलासे के बाद दुनिया भर में इजराइल की आलोचना हो रही है। इस बीच यहूदी देशों पर बड़ा फैसला लिया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल अब 65 देशों को साइबर टेक्नोलॉजी नहीं बेचेगा और इन देशों की लिस्ट में संयुक्त अरब अमीरात और मोरस्को जैसे देशों के नाम भी हैं। हालांकि भारत को इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के हालात बहुत खराब है। वहीं दूसरी तरफ एक रिपोर्ट की माने तो इस देश के ऊपर कर्ज का बोझ भी बढ़ता जा रहा है। आधिकारिक आंकड़ों में कहा गया कि पाकिस्तान का कुल कर्ज और देनदारी 50.5 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए को पार कर गया है। कर्ज के रुपए की राशि पाकिस्तान की जीडीपी से भी ज्यादा है। अमेरिका और चीन के बीच लगातार तनाव देखने को मिल रहा है। इस बीच अमेरिका सरकार ने कथित तौर पर कई चीनी कंपनियों को अपने ट्रेड ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है और रॉयटर्स के मुताबिक 8 चीनी कंपनियों को चीनी सेना की सहायता करने पे उनकी कथित भूमिका में के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। रूस के साइबेरिया प्रांत में मौजूद एक कोयला खदान में गुरुवार को आग लग गई, जिसपे 52 लोगों की मौत हो गई। जान गंवाने वालों में से 6 बचाव कर्मी भी शामिल हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मृतकों के परिवार को संवेदना जताई है। ये देश में 5 साल की सबसे घातक खदान दुर्घटना मानी जा रही है। एशियाई विकास बैंक में भारत को कोरोना टीके की खरीद के लिए 11,185 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दे दी है। भारत ने चीन के एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के करीब 3,724 करोड़ रुपए ऋण की मांग की है। इसको भी जल्द मंजूरी मिल सकती है। भारत को संयुक्त राष्ट्र में सांस्कृतिक संगठन की विश्व धरोहर समिति के लिए चुना गया है। यहाँ पर इसका कार्यकाल 4 साल का होगा। इसके बाद एक हफ्ते पहले भारत को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के लिए फिर से चुना गया था। इसे लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने बधाई दी है। प्रशांत महासागर की स्थिति सोलोमन द्वीप और पर प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन और एक पुलिस थाने में आग लगा दी। ये प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री को हटाने को लेकर मांग कर रहे हैं। भारी हिंसा की लूटपाट को देखते हुए
पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और रबर की गोलियों का इस्तेमाल करना पड़ा। देश में आज से 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में हमारे संविधान को विधिवत तरीके से अपनाया गया था। हालांकि इसे लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। बता दें कि इस दिन को राष्ट्रीय कानून दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है और भारतीय संविधान की खासियत ये है कि ये विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संविधान सभा की चर्चाओं का डिजिटल संस्करण जारी किया है और संवैधानिक लोकतंत्र पर आधिकारिक ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। संविधान दिवस के मौके पर संसद भवन में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहे। संविधान दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधे। पीएम मोदी ने कहा कि भारत एक ऐसे संकट की तरफ बढ़ रहा है जो कि संविधान को समर्पित लोगों के लिए चिंता का विषय है, लोकतंत्र के प्रति आस्था रखने वालों के लिए चिंता का विषय है और वो पारिवारिक पार्टियां हैं। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26/11 हमले में जान गंवाने वालों को नमन किया। पीएम ने आज 26/11 हमारे लिए एक ऐसा दुखद दिवस है जब देश के दुश्मनों ने देश के भीतर आकर मुंबई में आतंकवादी घटना को अंजाम दिया। देश के वीर जवानों ने आतंकवादियों से लोहा लेते हुए अपना जीवन बलिदान कर दिया। आज मैं उन बलिदानों को भी आधारपूर्वक नमन करता हूँ। संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संबोधित किया। कोविंद ने कहा कि सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के सदस्यों में प्रतिस्पर्धा होने के स्वाभाविक है, लेकिन यह प्रतिस्पर्धा बेहतर प्रतिनिधि बनाने और जन कल्याण के बेहतर काम के लिए होनी चाहिए। संसद में प्रतिस्पर्धा को प्रतिद्वंदिता नहीं समझा जाना चाहिए। संविधान दिवस के मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने का निर्णय लिया था और आज हम संविधान दिवस मना रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे प्रजातंत्र में सबको पढ़ने का अधिकार है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में साल 2008 में हुए आतंकी हमले की आज 13वीं बरसी है। इस हमले को भारत के इतिहास में सबसे भयावह आतंकी हमला कहा जाना गलत नहीं होगा। साल 2008 में 26 नवंबर के दिन 10 पाकिस्तानी आतंकवादी समुद्र मार्ग से मुंबई पहुंचे थे और कई स्थानों में अंधाधुंध गोलीबारी की थी, जिसमें 18 सुरक्षाकर्मी समेत 166 लोग मारे गए थे। मुंबई आतंकी हमले की 13वीं बरसी पर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने श्रद्धांजलि दी। राज्यपाल के साथ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने 26/11 के आतंकी हमलों में जान गंवाने वालों को नमन किया। देश भर में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को आज 1 साल पूरा हो गया है। केंद्र सरकार के विवादित 3 कृषि कानून को वापस लिया जा चुका है, जिसके बावजूद अब भी किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान संगठनों ने 1 साल पूरे होने के मौके पर एकजुट होने का ऐलान किया था, जिसको देखते हुए अब हरियाणा, पंजाब से भारी संख्या में किसान दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचे। भाजपा संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन तीनों कृषि कानूनों की वापसी का प्रस्ताव संसद में पेश कर सकती है। पार्टी ने बीते दिन राज्यसभा सदस्यों को व्हिप जारी कर 29 नवंबर को सदन में मौजूद रहने को कहा है। इसके मुताबिक उन दिन महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होगी और तीनों कृषि कानूनों की वापसी का प्रस्ताव पास कराया जाएगा। असम और मिजोरम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया। अधिकारियों ने बताया कि पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। अभी तक जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। बीजापुर में सर्चिंग पर निकले जवानों के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ हुई। इलाके में जवानों की सर्चिंग जारी है। इस दौरान नक्सली सामान बरामद किए गए हैं। यह कार्रवाई जिला पुलिस बल की बताई जा रही है। एमपी में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट को फिर से अपडेट करने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रदेश में 6 दिसंबर के बाद कभी भी पंचायत चुनाव की घोषणा हो सकती है। वोटर लिस्ट उन पंचायतों में अपडेट की जाएगी।
छत्तीसगढ़ में पीएम आवास आवंटन पर सीएम भूपेश ने केंद्र पर जुबानी हमला किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को केंद्रांश राशि बढ़ानी चाहिए और इंदिरा आवास का नाम बदलकर पीएम आवास रखना चाहिए। साथ ही सीएम ने कहा कि केंद्रांश राशि 90 या 100% होनी चाहिए और केंद्र से प्रदेश सरकार को 20,000 करोड़ रुपए भी नहीं मिले हैं। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के आयोजन में एक बार फिर असामाजिक तत्वों की पार्टी के नेताओं के पोस्टर फाड़े गए हैं और एक दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक के लिए शहर में लगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, लाल सिंह आर्य सहित बीजेपी नेताओं के पोस्टर फाड़ दिए गए हैं। वीडी शर्मा ने इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया है। जेसीसीजे प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी बस्तर के बचेली पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय मुद्दों को लेकर एनएमडीसी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान अमित जोगी ने आरोप लगाते हुए कहा कि एनएमडीसी यहां से रेल और सड़क के लोहा ले जा रहे हैं, लेकिन यहां के लोगों को रोजगार नहीं दे रहे हैं। जांजगीर चांपा के सक्ती में कांग्रेस बसपा समेत जेसीसीजे के 200 लोगों ने भाजपा का दामन थाम लिया। सक्ती विधायक और विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने निर्वाचन क्षेत्र सक्ती में ये भाजपा की बड़ी सेंध है। प्रवेश के दौरान कांग्रेस के पूर्व कार्यकर्ताओं में कांग्रेसियों के प्रति आक्रोश नजर आ रहा था। रायपुर में सर्व आदिवासी समाज राजभवन पहुंचा, जहां समाज के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की। इस दौरान पेसा एक्ट के प्रावधानों और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की गई। रायपुर में पूर्व एमएलए गुरुचरण सिंह घोरा ने राज्यसभा सांसद केटीएस तुलसी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद राजधानी रायपुर के राजीव भवन में हुई है और इस दौरान दोनों के बीच में प्रदेश की राजधानी समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। जबलपुर कैंट से भाजपा विधायक अशोक रोहानी ने अरुण यादव के राम मंदिर के चंदे को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर को लेकर कांग्रेस और उसके नेता शुरुआत से ही सवाल खड़े करते आ रहे हैं। मंदिर को लेकर अनर्गल आरोप लगाकर कांग्रेसी चर्चा में बने रहना चाहते हैं। झारखंड के रांची में हुए ब्लास्ट मामले में तार शहडोल के ब्योहारी से जुड़े मिले हैं। एनआईए की टीम भरत मीणा के नेतृत्व में शहडोल पहुंची और सुराग जुटाते हुए ब्योहारी में दबिश दी गई, जहां टीम ने एक पटाखा व्यापारी के यहां दबिश देकर सर्चिंग भी की है। हालांकि यहां से एनआईए को कुछ नहीं मिला है। भिंड की एक अनुसूचित जाति की युवती को छेड़छाड़ करने का आरोप लगाकर गवाही के दौरान मुकरना महंगा पड़ गया। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने उससे मुआवजे में मिले 1 लाख रुपए 15 दिन में वसूलने के निर्देश दिए हैं। यही नहीं, कोर्ट ने पंजाब नेशनल बैंक को भी युवती के खाते से पैसे निकालने पर रोक लगाने का आदेश दिया है। रायपुर और बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के गठन और कार्यों को संविधान विरोधी बताने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने का समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने 30 नवंबर तक का जवाब देने को कहा है। अब मामले की अगली सुनवाई 14 दिसंबर को होगी। मरवाही जनपद पंचायत के गांवों में वित्त आयोग के पैसों के घोटाले से खुलासा के बाद अब तक कार्रवाई नहीं की गई है। घोटाले पे मास्टरमाइंड और असली दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से नाराज स्थानीय नेताओं ने विरोध के लिए अनूठी मुहिम चलाई, जिसके तहत मरवाही में गांव-गांव जाकर घोटाले का पैम्पलेट बांटकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। रायपुर के विधानसभा रोड स्थित लग्जोरा सोसाइटी में अंकित अग्रवाल के घर आयकर विभाग की टीम ने दबिश दी। आयकर विभाग के 10 अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए अंकित अग्रवाल के दस्तावेजों, कंप्यूटर और लैपटॉप की जांच की। बता दें कि अंकित अग्रवाल रेलवे और सड़क निर्माण से जुड़े ठेकेदार हैं। जबलपुर में एक केस पे हत्या की जांच करने पहुंचे टीआई पर दीवार गिर गई। टीआई उमेश गोल्हानी बकरा मंडी जांच के लिए पहुंचे थे। दीवार गिरने से टीआई को हल्की सी चोटें आई हैं। पूरी घटना कैमरे में कैद हुई है। भोपाल में एक ही परिवार के 5 सदस्यों ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। आत्महत्या करने का कारण पैसों का लेन देन बताया जा रहा है। बता दें कि जहर खाने से एक बच्ची और बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत हो गई, वहीं बाकी लोगों का इलाज जारी है। फिलहाल पिपलानी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।